गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी स्टार्ट की थी, जिसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अब सेकंड पार्ट हम करेंगे। और इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है इसकी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कौन कौन करता है, यूज़र्स कौन कौन है। तो यूज़र्स जो है वो दो टाइप के होंगे, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। तो पहले पढ़ते हैं इंटरनल यूज़र्स को। फर्स्ट है ऑनर। ऑनर यानी कि मालिक। ठीक है, मतलब कि जो उस बिजनेस का मालिक होगा वो, उसको ऑनर बोलेंगे हम। स्वामी वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ऑनर वो होता है जो कि बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कैपिटल यानी कि पैसे लगाएगा, पूंजी लगाएगा उसमें। तो ऑनर जो है वो क्या सोचता है कि मैं तो ऑनर हूँ और मैंने पैसे लगाए बिजनेस में, तो मैं ही हूँ यहाँ का राजा। तो क्योंकि सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड है कि मैंने पैसे लगाए इसलिए। तो अब ये जो ऑनर होगा, इसको ये क्या कहेगा कि मेरे को तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। और क्यों चाहिए? ताकि मैं ये जान सकूं कि मैंने जिस बिज़नेस में पैसे लगाए हैं वो बिज़नेस कितना ग्रो कर रहा है, उसकी पोजीशन कैसी है, क्या वो प्रॉफिट में जा रहा है या फिर वो लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो ऑनर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम होता है मैनेज करना, और मैनेजमेंट में कौन आता है? मैनेजमेंट में आते हैं मैनेजर। ठीक है, जो सूट बूट टाई वाई पहन के आते हैं। तो जैसे कि मैनेजर जो होंगे वो कहेंगे कि ऑनर जी ठीक है, आप ओनर हो, आपने पैसे लगाए हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ पैसे लगाए हैं, मैनेज करने का काम तो मैं कर रहा हूँ ना। बेशक से आपने पैसे पैसे लगाए हों, लेकिन मैनेज तो मैं कर रहा हूँ बिजनेस को। ठीक है, तो वो ओनर कहता है अच्छा ठीक है, तो ये बता कि तेरे को कैसे क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फिर वो कहता है ठीक है, आपने पैसे लगा दिए ओनर जी, लेकिन देखिए अब मेरे अंदर भी बहुत सारे मैनेजर आते हैं। एक होता है एचआर मैनेजर, जो कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेगा कि कितने एम्प्लॉय चाहिए, कौन सा स्टाफ कहाँ लगाना है, सेल्स डिपार्टमेंट में कौन सा स्टाफ लगेगा, परचेज डिपार्टमेंट में कौन सा स्टाफ लगेगा। और फिर सेल्स मैनेजर, जो कि सेल करने से रिलेटेड, कि भाई सामान बेचूं कैसे, है ना, एडवर्टाइजमेंट करूं, टीवी पे डालूं एडवर्टाइज या फिर न्यूज़पेपर में डालूं, है ना, ये चीज़ें। तो मैनेजमेंट जो होता है उसको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। उसको क्यों चाहिए होगी? ताकि जैसे मान लो सेल्स मैनेजर है, तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये पता चल सकता है ना कि कितनी सेल्स हुई है हमें हमें और कितनी कम सेल हुई या कितनी ज़्यादा सेल हुई। कम सेल हुई तो इस साल इतनी कम सेल क्यों हुई, तो मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चल जाती है। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयज़ यानी वर्कर्स, जो कि मेन काम करते हैं। अब ये बोलेंगे मैनेजर को कि मैनेजर सर, आप देखो, आप ठीक है, आप मैनेज कर रहे हो, यानी कि आप हमें ऑर्डर दे रहे हो कि ठीक है ये काम करो ये काम करो, लेकिन काम तो हम ही कर रहे हैं ना। तो मैनेजर कहता है अच्छा ठीक है, काम आप कर रहे हो, तो फिर आपको क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए जब मैं मैनेज कर रहा हूँ? मेरे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन। फिर एक वर्कर कहता है नहीं नहीं, हमें भी चाहिए इन्फॉर्मेशन। अब हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब हमें ये पता चलेगा ना कि बिज़नेस के प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉस। अगर बिज़नेस के लॉस हो रहे हैं तो हम बिज़नेस छोड़ के चले जाएंगे या हम दूसरे बिज़नेस में चले जाएंगे, या फिर अगर हम उस बिज़नेस के प्रति बहुत लॉयल हैं तो हम क्या करेंगे, उस बिज़नेस को कोशिश करेंगे कि वो ग्रो करे, है ना। तो मतलब कि इनको इसलिए चाहिए ताकि इनको ये पता चल सके कि भाई इनको जो वेजेस मिल रही है, मजदूरी जो मिल रही है, वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए। तो ये थे हमारे इंटरनल यूज़र्स। अब बात आती है एक्सटर्नल यूज़र्स की, तो चलिए इनको पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एक्सटर्नल यूज़र्स के नाम देख लेते हैं। देखो, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक। एक चीज़ और बता दूं, इंटरनल यूज़र वो होते हैं जो कि बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, है ना, अंदर जुड़े हुए हैं, जिसमें मालिक ओनर हो गया, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं जो कि बिज़नेस के अंदर नहीं है बल्कि बाहर होते हैं, लेकिन बिज़नेस पे वो इफ़ेक्ट पूरा डालते हैं, और उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ना। तो चलिए इनको आगे पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। फर्स्ट है इसमें क्रेडिटर। क्रेडिटर कोई इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, मतलब कोई अकेला आदमी भी हो सकता है, या फिर कोई एंटिटी भी हो सकती है। ठीक है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो कि हमें मनी लेंट करती है, यानी कि उधार देती है।
ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्रेडिटर और ये होगी हमारी कंपनी यानी हमारा बिजनेस, जिसको कि ये क्रेडिटर जो है वो मनी उधार पे देगा। अब देखो, इसने इसको पैसे उधार तो दे दिए, लेकिन बदले में इससे लेगा भी तो कुछ। तो ये पैसे तो लेगा, साथ में इंटरेस्ट भी लेगा, ब्याज भी लेगा। कि इसने इसको 1 लाख रुपये उधार दे दिए, ठीक है भाई आप चलाओ अपना बिजनेस, हम उधार दे रहे हैं, लेकिन बदले में मैं उस 1 लाख पे कुछ इंटरेस्ट लूँगा, कुछ ब्याज लूँगा। तो अब वो हमारे बिजनेस को उधार देगा क्यों, है ना? तो वो हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा कि ये बिजनेस ग्रो कर रहा है और इसको इसी साल लॉस हुआ है, लेकिन इसके प्रॉफिट्स ठीक हैं और इसकी कंडीशन ठीक है, तो मैं इसको उधार दे देता हूँ। और इसे प्रोडक्ट भी अच्छा बना रहा है, इस प्रोडक्ट की डिमांड भी मार्केट में है, तो अगर इसका प्रोडक्ट बिक गया तो ये मेरे पैसे भी वापस कर देगा, प्लस में इंटरेस्ट भी दे देगा। यानी वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से उस बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ग्रोथ वगैरह ना, उसको समझने की कोशिश करता है, ताकि अगर उसको ये लगे कि हाँ ठीक ठाक है ये कंपनी, या फिर ऐसी है कि मेरे पैसे लौटा देगी, तो फिर मैं इसको दे देता हूँ, अदरवाइज़ नहीं देगा, है ना? तो क्रेडिटर्स के लिए भी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकरेज फर्म। इनके लिए भी हमारी जो बिज़नेस है उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, ये भी उनको यूज़ करते हैं। एग्जांपल लिया मैंने बैंक का, तो मान लो अगर आप कमर्शियल बैंक से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो बैंक आपको लोन दे सकता है ना? आपके एम्प्लॉयज़ का अकाउंट खोल सकता है, आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दे सकता है ना? लेकिन ये तभी देगा जब वो आपकी कंपनी की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उससे सेटिस्फाई होगा, ठीक है? उसको सब कुछ पता होगा कि बिज़नेस की कंडीशन ऐसी है, तभी वो ये सुविधाएं हमें देगा। और अगर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये, तो ये हमें बॉन्ड्स, स्टॉक और जो भी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी है वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। यानी बैंक जो है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमारे बिज़नेस की जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि बिज़नेस की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके और उसकी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको समझ के उसके बाद ही कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए हाँ करता है। देन है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर भी यूज़र्स में आएंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र होते हैं ये। और ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करेंगे, ये जो होंगे ये रिस्क एरियाज़ देखेंगे, कहीं पे रिस्क तो नहीं है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस बिज़नेस में, पहले उस बिज़नेस की पूरी जांच पड़ताल कर लेता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन देख के, ठीक है? अच्छा, फिर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी का स्टॉक कितना है वो देखेंगे। और आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनको मिलती कहाँ से है? अरे जो बिज़नेस होते हैं वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं अपने बिज़नेस की, मतलब कि कंप्लीट कितना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तभी तो ये जो बाहरी यूज़र्स हैं इनको पता चलता है। अदरवाइज़ ये थोड़ी ना है कि वो रात को जाके चेक करेंगे बिज़नेस में कहाँ रखी है फाइल, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है? इट्स अ पार्ट अ जॉक। नेक्स्ट है सप्लायर। सप्लायर जो होते हैं उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सप्लायर वो होंगे ना जो बिज़नेस को माल भेजेंगे, है ना? डिलीवरी करने का काम करते हैं। लाइक कोई बिज़नेस है और वो बिज़नेस ना शर्ट्स बनाता है, ठीक है? तो अब उसको कपड़ा चाहिए होगा, अब सप्लायर उसके पास डिलीवरी यानी कपड़ा तभी तो भेजेगा जब वो जानता होगा उस बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, और जानता होगा ना तो वो उसको उधारी पे भी दे देगा अगर उसको ऐसा लगेगा कि बिज़नेस की हेल्थ जो है वो अच्छी है, और उसकी हिस्टोरिकल पेमेंट पैटर्न को भी वो चेक करेगा। नेक्स्ट हमारे आते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन होते हैं? वो पर्सन जो कि एक बिज़नेस से या तो गुड्स खरीदते हैं या फिर सर्विसेज खरीदते हैं और बदले में बिज़नेस को पेमेंट देते हैं, ठीक है? इनको तो आप जानते ही हो, ओके। अब क्योंकि वो अगर वो गुड्स सिर्फ खरीद रहे हैं तो वो कस्टमर है, लेकिन अगर वो उसको खुद यूज़ भी कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर बन जाएंगे। लाइक अगर आपकी मम्मी कोई सामान खरीदती है लेकिन उसको यूज़ अगर आप कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मम्मी ने बिस्किट खरीदा लेकिन उन्होंने उसे खुद नहीं खाया, आपने खा लिया, ठीक है? तो आप कंज्यूमर होंगे और मम्मी कस्टमर होंगी। लेकिन अगर वही खुद ही यूज़ कर रही है जो उन्होंने ख़रीदा है तो फिर वो कंज्यूमर हो जाएंगी। इतना समझ आया कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क कितना है? अब इनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि इनको ये पता चल सके कि बिज़नेस जो है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, बिज़नेस की इमेज कैसी है। अब आप कहोगे एज अ नॉर्मल कंज्यूमर हम तो नहीं देखेंगे ये चीज़। क्यों नहीं देखोगे? देखो, कई कई कंपनीज़ या बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि अच्छी जैसे खाने की चीज़ें ही लगा लेते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं बेचते, है ना? एंड फिर न्यूज़ में आता है कि इन्होंने करी मिलावट, ऐसा कुछ।
तो वो सारी चीज़ें भी तो पता चली ना। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मोबाइल का एग्जांपल है, मान लो तो हर रोज़ हर कुछ दिन बाद एक नया मोबाइल लॉन्च हो जाता है, एंड प्रो वर्ड अगर उसके साथ जुड़ गया तो दैट मीन्स उसमें कुछ नई क्वालिटीज़ हैं। अब जिससे कि पुराना वाला मोबाइल होगा, वो जो बिज़नेस होगा वो तो ठप हो गया, यानी उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चला कि वो तो बिक ही नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से वो पॉलिसीज़ बनाती है और किसी बिज़नेस पे कितना टैक्स लगना चाहिए ये डिसाइड करती है, और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनने चाहिए वो सब भी डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और पता भी चलती है गवर्नमेंट को कि ये बिज़नेस इतना ग्रो कर रहा है, इस पे इतना टैक्स लगेगा, और ये इतना ग्रो कर रहा है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक यानी सोसाइटी, समाज, है ना। ये देखते हैं कि एक बिज़नेस जो है वो क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा ना जो समाज के लिए हार्मफुल हो, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। तो उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो पता लगा सके कि कंपनी का इन्वायरमेंट पे क्या अफेक्ट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस कैसी है, कि रोज़गार मिल रहा है नहीं मिल रहा लोगों को, और कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है वो, या फिर अकाउंटिंग जो है वो किस ऑब्जेक्टिव को, किस उद्देश्य को ध्यान में रख के हमने अकाउंटिंग करना शुरू किया है। फर्स्ट हमारा इसमें है मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमने बिजनेस का रिकॉर्ड तैयार करना होता है भाई, इसके लिए हमें ज़रूरत है अकाउंटिंग की। अच्छा ठीक है, ओके। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो हमें इसका पता लगाने के लिए अकाउंटिंग ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, अगर हमें डिसीजन लेना है कि हम ये चूज़ करें या ये चूज़ करें, दैट मीन्स कि अगर हमें इंफॉर्मेशन यूज़ करके कोई डिसीज़न लेना है किसी मैनेजर को ही, तो वो भी तो जैसे मान लो आपकी जो बिज़नेस है उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसने 2 प्रोडक्ट बनाए, एक पे प्रॉफिट हो रहा है एक पे लॉस हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही पता चलेगा ना सब कुछ। तो वहाँ से वो डिसीज़न ले पाएगा कौन से प्रोडक्ट की तरफ जाए। ठीक है। फोरकास्टिंग, हमें जो है फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर के बारे में अगर कुछ डिसाइड करना है, अनुमान लगाना है ऐसा बोल सकते हैं, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा ना कि पिछले साल ये थे हमारे पास इन्फॉर्मेशन और इस साल ये है, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है, तो वो चीज़ जानने के लिए हम अकाउंटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन, अकाउंटिंग जो है वो एरर ढूंढ के लेके आता है, क्योंकि इसमें ट्रायल बैलेंस बनता है ना, और उससे पता चल जाता है कि क्या गलतियाँ होंगी क्या नहीं होगी। ट्रायल बैलेंस से वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दोनों को बैलेंस करना होता है ना, डेबिट क्रेडिट को। तो और फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो जाता है, मतलब कि एरर जो है उनकी गलतियाँ वगैरह निकाल दी जाती है। तो ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के लिए भी हेल्पफुल है ये अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि कितना रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, कितना बेनिफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो चलो उनको रिवॉर्ड दे देते हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो चलो इस साल नहीं देते नेक्स्ट साल दे देंगे। समराइजिंग, समरी भी तैयार करती है वो, रिकॉर्ड के साथ साथ लास्ट में समरी तैयार करती है कि ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे स्कोप एंड इसके बाद लास्ट टॉपिक लिमिटेशन, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। लेकिन अगर ये जो मैंने अभी 2 वीडियो में कराया है, इनके अलावा अगर कोई भी टॉपिक रह जाए ना तो आप बेझिझक कमेंट में लिख देना, मैं करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इसका मीनिंग है कि अकाउंटिंग कहाँ कहाँ फैला हुआ है ना, इसके चर्चे कहाँ कहाँ है ये चीज़। तो अकाउंटिंग जो है ना वो उसके बहुत मतलब स्कोप यानी एरिया जो है उसका बहुत बड़ा है। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आएगा। फाइनेंशियल का मतलब है फाइनेंस, पैसा, लाइक कि कंपनी ने डेली कितना सेल किया, कंपनी ने डेली कितना परचेज किया, और कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो भी यहाँ आ जाएगी। फाइनेंशियल हेल्थ की भाई प्रॉफिट है या लॉस है वो भी यहाँ आ जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर आएगा। ठीक है। सेकंड स्कोप का इसका पार्ट है कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट यानी लागत, किसी चीज़ को बनाने में कितनी कोस्ट आई और क्या हम उस कोस्ट को कम कर सकते हैं, बिल्कुल, तो वो चीज़ यहाँ आ जाएगी। तो इसमें कोस्ट डिटरमाइन की जाएगी, जैसे आपकी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो कितनी कोस्ट आई वो, और कोस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश भी कोस्ट अकाउंटिंग में की जाती है।
जैसे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करके प्राइस बढ़ा के भी कभी कभी वो हो जाता है। देन कॉस्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और कॉस्ट ऑडिट भी किया जाएगा। ऑडिट क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब मैंने बता दिया, मैनेज करना, जो कि मैनेजर करता है। इसमें वो प्लानिंग करेगा। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लेते हैं, मान लो तो क्या प्रोडक्ट बनाना है उसकी प्लानिंग, फिर उसके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग, और क्या फ्यूचर में भी वो प्रोडक्ट चल पाएगा, फ्यूचर की फोरकास्टिंग, और परफॉर्मेंस की क्या हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया रही। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकता है, और सेल्स प्रमोशन के रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकता है, यानी बहुत सारी प्लानिंग वो यहाँ करेगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा ना, तो आप लिख देना कमेंट में कि मैम ये वाला पॉइंट दोबारा करा दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग का यूज़ भी अकाउंटिंग का एक स्कोप ही है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है, लेकिन कंपनी खुद भी कर सकती है कि उसको कितना टैक्स पे करना है, कितनी इनकम हुई, कहाँ कहाँ उनको डिडक्शन मिलेगी, कटौती मतलब है ना, छूट, और कितने फंड्स हैं कंपनी के पास, बिजनेस के पास, जिनमें से टैक्सेबल कौन से, यानी टैक्स किन पे देना है, और ऐसे कौन से फंड्स हैं जो जिन पे टैक्स नहीं देना। ठीक है, और टैक्स के लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, सारी चीज़ें टैक्स अकाउंटिंग में आएंगी। देन आएगा बजटिंग यानी बजट बनाना, कि कितनी इनकम है हमारी, कितने एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा हुआ, कितनी हमारी कंपनी ने बचत करी, ये सारी चीज़ें आएंगी। और साथ में हम बजट प्रिपेयर करेंगे अपनी कंपनी का, कि मेरे को इस साल सिर्फ इतना खर्चा करना है और प्रॉफिट चाहे कितना भी हो। फिर उस बजट के हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ उसको इवैल्यूएट करना, अगर कुछ कमी रही तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करना। नेक्स्ट है ऑडिटिंग यानी आपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, उसको एग्जामिन करना, उसको इवैल्यूएट करना। जैसे कि जब आप टीचर को एग्ज़ाम देते हो, है ना, पेपर देते हो, तो टीचर एग्जामिन करती है, ठीक लिखा है गलत लिखा है, ठीक लिखा है तो टिक, गलत लिखा है तो रॉन्ग, है ना। बिल्कुल वैसे ही जब अकाउंटिंग में अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट तैयार की जाती है, तो ऑडिटर जो होता है ना, ऑडिट करने का काम कौन करता है, ऑडिटर करता है। वो चेकिंग करता है ये सारी चीज़ें ठीक तरह से बनी है नहीं बनी, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, उनको वेरीफाई करता है और एरर और फ्रॉड का पता लगाता है। वैसे ये जो मैं पॉइंट्स करा रही हूँ, इनमें मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन अगर आप इनको पढ़ने बैठोगे ना, तो इनकी स्पेसिफिकली एक बुक आएगी, और वो ना उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है सारी चीज़ें। देन है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट में रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो रिपोर्ट है, उनको टॉप लेवल पे जो बैठे हुए हैं ना, उनके पास पहुंचाया जाता है, मैनेजमेंट जो है उनके पास, कि अब आप चेक करो ठीक है या नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा, तो आप पहले ही चेक कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्कोप बन जाती है अकाउंटिंग का। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। लास्ट टॉपिक रहता है, फटाफट कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग सही है, लेकिन हर एक चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है ना। तो अकाउंटिंग की भी लिमिट है। तो फर्स्ट है मेजरेबिलिटी, यानी अकाउंटिंग को सिर्फ और सिर्फ हम अगर मेज़र की बात करें ना, कि इसको किस में मेज़र करेंगे, तो ऐसी ट्रांजैक्शन ही इसमें आएगी जिनको मनी में मेज़र किया जा सकता है। जैसे सेल करी, तो कितने की सेल करी, चाहे वो उधार करी हो चाहे वो कैश में करी हो, लेकिन है तो वो मनी में मेज़र, पैसे में ही हुई है सेल। ऐसा तो नहीं है कि गेहूं के बदले में कपड़े दे दिए और कपड़े के बदले में गेहूं, तो वो वाली बार्गेनिंग जो सिस्टम है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बार्टर, सॉरी बार्गेनिंग नहीं, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, आपने पढ़ा होगा, वस्तु के बदले वस्तु लेना, तो वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे वही ट्रांजेक्शन्स आएंगी जिनको हम मनी में मेज़र कर सकें, नॉन मनी वाले ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आएगी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, यानी बायसनेस, भेदभाव, पक्षपात। ओहो, इसका मतलब है कि ये जो अकाउंटिंग होता है ना, ये पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड होता है। इसका मतलब जो अकाउंटिंग कर रहा है, यानी रिपोर्ट्स वगैरह बना रहा है, ट्रांजैक्शन लिख रहा है, उसका कंपनी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तो हो सकता है वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को छुपा ले। जैसे कि मान लो कि कंपनी ग्रो कर रही है, तो वो ऐसे बोल दे, क्योंकि उसको टैक्स लगाने से बचाना है अपनी कंपनी को, तो वो बोल दे कि नहीं नहीं हमारी कंपनी जो है वो ग्रो नहीं कर रही, और उसको तो बहुत ही घाटा हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है। या फिर ऐसा हो कि अपनी कंपनी की ऐसे ही हवाबाजी करने के लिए, भाई हमारी कंपनी तो एक्चुअल में ग्रो कर रही है, जबकि वो ग्रो ना कर रही हो। तो यानी पर्सनल जजमेंट बनी रहती है जो
अकाउंटेंट जो वो काम करता है ना, कभी कभी कहीं कहीं होता है ऐसे। नेक्स्ट है एरर एंड फ्रॉड। मैंने बोला था कि एरर और फ्रॉड का पता लगा सकते हैं अकाउंटिंग से, लेकिन फिर भी एरर और फ्रॉड हो ही जाते हैं, और यही इसकी लिमिटेशंस है ना, यानी गलतियाँ हो जाती है। और अकाउंटेंट यानी जो भी काम करने वाला है वो एक इंसान ही है, रोबोट तो है नहीं जो इन्फॉर्मेशन लिखेगा वो सही हो सकता है कहीं ना कुछ अमाउंट में गड़बड़ हो जाए तो हो जाता है। और नेक्स्ट है नो फ्यूचर असेसमेंट, कि बोल देते हैं कि फोरकास्टिंग कर लेते हैं, बट एक्चुअल में कौन जानता है कि फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर को असेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यही अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन बन जाती है कि फ्यूचर को हम असेस नहीं कर सकते, नहीं पता लगा सकते कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका मतलब है कि करंट मार्केट में क्या कंडीशंस चल रही हैं किसको क्या पता, है ना। आई मीन सॉरी, करंट मार्केट कंडीशन का तो हमें पता है कि कितना डिमांड है कितना सप्लाई है कितनी महंगाई है, लेकिन ये जो अकाउंटिंग होता है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है, यानी कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, लाइक 2024 का आप पता लगा रहे हो, लेकिन 2023 को आप चेक करके पता लगा रहे हो, मतलब कि पिछली जो कॉस्ट आई थी उसको देख के इस बारे में पता लगा। तो इससे क्या होगा, करंट मार्केट कंडीशंस को इग्नोर कर दिया जाएगा पूरी तरह से, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है, जो कि गलत है। 2 पॉइंट्स और रह गए, तो एक है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि एक शॉप है और वहाँ पे अंदर चाहे कैसा भी प्रोडक्ट हो, लेकिन बाहर विंडो पे जो वो शीशा होता है ना, वहाँ पे अच्छे अच्छे ड्रेसेस वगैरह लगा दी जाती है कि हाँ जी हमारी दुकान पे तो बहुत अच्छे। बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग में भी होता है कि खुद को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए प्रॉफिट्स वगैरह ज़्यादा दिखा दिए जाते हैं ताकि उनकी कंपनी की इमेज अच्छी बनी रहे। नेक्स्ट है हाईली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग करना बच्चों का खेल नहीं है। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग के लिए बहुत ही कहते हैं ना कि टाइम और धैर्य की ज़रूरत होती है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पूरा ध्यान से और पूरा अच्छे से सारा वो करना होता है। सो टॉपिक कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी बच्चे भी इन्हें देख सके, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। विदाउट कमेंट मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।